हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आशुतोष सर, आपका बायोलॉजी मेंटर बायोडेमिक्स क्लासेस से। हम लोगों ने पहला चैप्टर जो लिविंग वर्ल्ड था उसको हम लोग अच्छे से कर लिए थे। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है क्या, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लास 11th का ये बॉटनी का ही चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेल को यूनिट ऑफ लाइफ कहते क्यों है। ठीक है, क्या आपको पता है सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? चलिए देखते हैं सेल को यूनिट ऑफ लाइफ कहते क्यों है। जैसा कि हम सब लोगों को पता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम लोगों ने क्लास 9th में भी एक डेफिनेशन पढ़ा था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वहां भी क्या था, यूनिट ऑफ लाइफ मेंशन था। यहां भी लिखा हुआ है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगला एक लाइन लिखा हुआ है क्या, सेल इज कॉल्ड एज ए यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज दे हैव टोटिपोटेंसी। सेल को यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल के पास टोटिपोटेंसी कैरेक्टर होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टोटिपोटेंसी कैरेक्टर? टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि एक सिंगल सेल के पास इतनी क्षमता होती है कि वो पूरे शरीर का निर्माण करा सके, उसे ही कहते हैं क्या, टोटिपोटेंसी। आइए देखते हैं टोटिपोटेंसी के बारे में, क्यों आखिर सेल को यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ये सब हमें पता है क्योंकि सेल जो है वो मिलके ग्रुप में क्या बनाता है, टिश्यू। टिश्यू जो है वो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है और ऑर्गन सिस्टम से बनता है बॉडी। इसी सेल के पास क्या है, वो कैरेक्टर है टोटिपोटेंसी, जिसके वजह से ये बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिले तो क्या बना, टिश्यू, और जब टिश्यू मिला तो क्या बना, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से तैयार हुआ क्या, एक बॉडी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे इस टॉपिक पे। आइए, टोटिपोटेंसी, अभी मैंने तुरंत आपको इसको डिफाइन किया था। टोटिपोटेंसी क्या है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं टोटिपोटेंसी, और उसके बारे में भी हम लोग लिखेंगे, ए सिंगल सेल इज कैपेबल टू फॉर्म ए होल बॉडी। ए सिंगल सेल इज कैपेबल टू फॉर्म ए होल बॉडी का मतलब यही हुआ कि एक छोटे से कोशिका के पास इतनी क्षमता होती है कि वो पूरे शरीर का निर्माण करा सके। जैसे फॉर एग्जांपल, ये सेल आया कहां से, सवाल का जवाब तो हमें चाहिए। तो मेल और फीमेल यही दो पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, और इनसे जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये हैप्लॉइड गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो इसी के फ्यूजन से जो एक सेल तैयार होता है डाइप्लॉइड, उसे ही कहा जाता है क्या, जाइगोट। और इसी के अंदर में होता है टोटिपोटेंसी। ध्यान दीजिएगा, टोटिपोटेंसी वर्ड प्लांट के लिए यूज किया जाता है, और इसी तरीके से मिलता जुलता एक वर्ड होता है क्या, तो प्लूरोपोटेंसी। ठीक है, यहां भी पोटेंसी है। प्लूरोपोटेंसी का मतलब हुआ कि एनिमल का सेल भी उतना ज्यादा सक्षम होता है कि वो पूरे शरीर का निर्माण करा सके। उसी तरीके से यहाँ टोटिपोटेंसी जो है वो प्लांट के लिए यूज हुआ है, ये प्लूरोपोटेंसी एनिमल के लिए वर्ड यूज हुआ है। दोनों का मतलब एक ही होता है, अ सिंगल सेल इज कैपेबल टू फॉर्म ए होल बॉडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला टॉपिक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कह रहा है इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगला हमारा टॉपिक है कि ये यूनिट ऑफ लाइफ का प्रूफ आया कहां से। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रूफ्स कम्स फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रूफ कहां से आया है, तो प्रूफ आया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। कैसे आया है देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि ये कैपेबल हैं, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यहां पे इस धरती पे करा सकते हैं, और साथ ही साथ परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और वो अपने लाइफ का हर एक एसेंशियल फंक्शन भी वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे, सो एनीथिंग लेस देन अ सेल, याद रखिएगा, सो एनीथिंग लेस देन अ सेल नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कोई भी चीज अगर सेल से छोटा हुआ, जैसे सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा है, और उससे यदि छोटा अगर कोई भी चीज हुआ तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करा पाएगा। ठीक है, दैट्स क्या लिखा हुआ है, डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दैट्स अ सेल इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ लाइफ। दैट्स वाई यहां कर दीजिएगा, दैट्स वाई सेल इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए सेल को यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये प्रूफ कहां से आया,
तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आया। आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले पेज में ही ये दिया हुआ है स्पष्ट शब्दों में, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर एक छोटा सा एक डू यू नो टाइप का है, क्या? नंबर ऑफ सेल इन एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल्स में अगर सेल का अगर बात करें तो कितना होता है, तो आप वेट ऑफ अ पर्सन इन केजी कर लीजिएगा, उस पर्सन का वेट निकाल लीजिएगा केजी में, और 10 टू द पावर 12 या 16 सेल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये 10 to 16 जो लिखा हुआ है, 10 के पावर 12 और 16, ये वेरी करते रहता है। 10 के पावर 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहीं किसी किताब में 15 भी दिया रहेगा, कहीं 16 भी दिया रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। उतना पर्सन का वेट निकाल लीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उतने सेल से निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल्स न्यू बॉर्न बेबी में कितना होता है, तो याद रखिएगा 2.5 से 3 इंटू 10 का पावर 12 सेल। ये तो कैलकुलेटेड है, इससे ज्यादा वेट न्यू बॉर्न बेबी का होता नहीं है। इससे ज्यादा होता है तो डॉक्टर्स कुछ प्रिकॉशंस वगैरह बोलता है रखने के लिए, ध्यान दीजिएगा। रेयर केस में ही बच्चे का वेट ज्यादा होता है या बहुत कम होता है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है क्या? डिस्कवरी ऑफ सेल। आप सभी लोग अपने कॉपी में डिस्कवरी ऑफ सेल हेडिंग डाल लीजिए। अब हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल में क्या कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर किया था सेल अपने लैब में, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल, ठीक है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन लैब, ही डिस्कवर्ड ए डेड सेल। इन्होंने एक मृत कोशिका का खोज किया था, और वो कोशिका क्या था, तो कॉर्क सेल, ठीक है। द स्टडी ऑफ सेल हैज बीन गोइंग फॉर मोर देन 650 ईयर्स। आप जिस सेल का स्टडी आज कर रहे हैं, इसका स्टडी आज से नहीं, आज से 650 वर्ष पहले ही हो चुका है, और तब से इसकी स्टडी आज तक चलते आ रही है। The study of cell is possible when a microscope with a high magnification was discovered. स्टडी ऑफ सेल तब संभव हुआ जब हाईली मैग्निफाइंड हमारे पास माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। वो जब आया तब जाके डिटेल स्टडी पॉसिबल हुआ, ठीक है। माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय जैकेरियस जैनसन इन 1509। जैकेरियस जैनसन के द्वारा ही माइक्रोस्कोप का खोज किया गया था, याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक वाज ए मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट, मतलब ये एक मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे क्या थे, नॉलेजेबल एक टीचर थे। साथ ही साथ ये फिजिक्स का भी इनके पास बहुत अच्छा नॉलेज था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखा था जिसका नाम माइक्रोग्राफिया है। उसमें एक चैप्टर है, ए चैप्टर इन इट ऑब्जर्व क्या 18 गिव राइज टू सेल बायोलॉजी। वहीं पे सबसे पहले सेल बायोलॉजी की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। उन्होंने अपने पुस्तक में यह बात लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। He observed a cell under the microscope. The cell that is what? Cork. वो cork cell था। The cell showed a honeycomb-like structure. ध्यान दीजिएगा, यहां लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जो सेल उन्होंने देखा था वो एक honeycomb-like structure था, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगला कह रहा है He named the small compartment cellula, now called cells. आप एक मधुमक्खी के अगर छाते को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी छोटा छोटा क्या होता है, कंपार्टमेंट होता है। उसी तरीके का ये कंपार्टमेंट उनको दिखा था। उस समय उस कंपार्टमेंट का उन्होंने नाम दिया था क्या, सेलुला, जिसको आज सेल्स के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन द एक्चुअल फंक्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। मानते हैं कि हुक साहब ने डिस्कवर तो किया था सेल, लेकिन इन्होंने एक्चुअल फंक्शन इस स्ट्रक्चर का बताया ही नहीं था। साथ ही साथ द टर्म सेल इज ए मिसनोवर, ये बात आप याद रखिएगा। जो सेल जो टर्म इन्होंने दिया था बेसिकली वो एक मिसनोवर है, बिकॉज लिविंग सेल्स आर नॉट ऑलवेज हॉलो। इन्होंने जिस सेल के बारे में बोला था वो एक मिसनोवर था। मिसनोवर क्या होता है, होता एग्जैक्टली वो चीज नहीं है जो हमें बताया जा रहा है। मिसनोमर का मतलब यही, आप ध्यान दीजिए, सेल जो है वो कभी भी अंदर से हॉलो नहीं होता है। सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म होते हैं और उसके ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन इन्होंने तो हॉलो बताया था, इसलिए टर्म जो सेल है उसके लिए हम लोग वर्ड मिसनोमर यूज किए हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन 1673 एंटोन वॉन लीवनहुक डिस्कवर्ड द फर्स्ट लाइफ सेल दैट इज बैक्टीरिया एंड ही नेम्ड इट एनिमल अक्यूल्स। इन्होंने खोज तो किया था लिविंग सेल्स का,
इन्होंने लाइव सेल खोजा था, लेकिन उसको नाम दिया क्या? एनिमैक्यूल्स। बैक्टीरिया, स्पर्म्स वगैरह सब कुछ इन्होंने ही खोजा था और नाम दिया था उस समय इन्होंने क्या? तो एनिमैक्यूल्स। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने केंद्रक का खोज किया था, न्यूक्लियस का खोज किया था कब? 1831 में, ठीक है। और जेई पुरकिंजी साहब ने एक टर्म दिया था, गेव द टर्म क्या? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म एक टर्म है, इन्होंने ही दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हमारा क्या? सेल थ्योरी, ठीक है। आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, सेल थ्योरी। मैथियस स्लाइडेन in 1838 observed that plant tissues are made up of cells। इन्होंने ये बताया था कि प्लांट टिश्यू जो है वो किससे बना हुआ होता है? तो सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। किसने बताया था? मैथियस स्लाइडेन ने 1838 में। दूसरे साइंटिस्ट हैं क्या? थियोडर स्वान। इन्होंने बताया था 1839 में क्या? फाउंडेड दैट an animal's tissues consist of cells but lack of cell wall। इन्होंने ये बताया कि एनिमल टिश्यू के पास सेल्स तो होते हैं लेकिन उनके पास सेल वॉल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा और नोट कर लीजिए। आगे, टुगेदर दे प्रोपोज्ड द सेल थ्योरी। इन दोनों ने साथ में मिलकर क्या किया? सेल थ्योरी दिया और कहा कि बॉडी जो है प्लांट का और एनिमल्स का ये सब बना हुआ है सेल से और सेल के प्रोडक्ट से। हाँ, चाहे प्लांट का बात करें चाहे एनिमल का बात करें, हर कोई का शरीर जो है यहाँ पे सेल से ही बना हुआ है और सेल के प्रोडक्ट से। सेल से मिलके क्या बना है? टिश्यू। टिश्यू से मिलके बने हुए हैं उनके ऑर्गन्स। साथ ही साथ इन 1855 रुडोल्फ वर्चू स्टेटेड दैट सेल्स आर arises फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। किसने ये बताया? रुडोल्फ वर्चू साहब ने बताया 1855 में कि ऑल सेल यानी जितने भी सेल्स हैं वो सब अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही क्या हुए हैं? फॉर्म्ड हुए हैं, ठीक है। ही गेव ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने इसी चीज को अपनी भाषा में बताया था, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। आइए, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान एंड What gave the cell theory a final shape। इन्होंने इनके दिए हुए सेल थ्योरी को क्या किया? मॉडिफाई किया और इन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया, ठीक है। वो सेल थ्योरी आइए तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, लाइफ का। दूसरा हमारा सेल थ्योरी ये कहता है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स हैं जितने भी एनिमल्स हैं वो सब सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। ऑल सेल्स हैव सिमिलर केमिकल कंपोजिशन। जितने भी सेल्स हैं उन सब में सिमिलर केमिकल कंपोजिशन होता है। साथ ही साथ ऑल सेल्स कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और जितने भी सेल्स हैं उन सब में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? पांचवा कह रहा है कि ऑल सेल्स आर arises फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल्स हैं वो सब अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म हुए हैं। ये बात आप याद रखिएगा। हमारे एनसीईआरटी में ये सब कुछ दिया हुआ है बस 2 लाइनों में, ठीक है। इसीलिए आपको हम यहाँ एक्सप्लेन्ड व्यू में यहाँ पे आपको बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, कहता क्या है। लुइस पास्चर साहब ने 1862 में ये स्टेटमेंट दिया था। जरा देखिए क्या था ये स्टेटमेंट। कह रहा है कि प्रूफ दैट लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम लाइफ। इन्होंने ये प्रूफ किया कि लाइफ जो है वो लाइफ से ही ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, नॉट स्पॉन्टेनियसली, ना कि अचानक से। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक है अर्नस्ट हैक्टल जो कि 1865 में ये बताया, ही स्टेटेड दैट सेल्स कंटेन हेरिडिटी मटेरियल्स। जो आपने स्टेटमेंट अभी आप लोगों ने लिखा है क्या कि ऑल सेल कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यही है वो जिन्होंने उसके बारे में बताया था, ठीक है। तब जाके हमारा क्या हुआ? सेल थ्योरी कंप्लीट हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या? फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल। फंडामेंटल फीचर ऑफ सेल्स क्या कह रहा है? आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर
कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने हुए हैं। फिर अगला क्या कह रहा है, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विथ ए न्यूक्लियस। जितने भी सेल्स हैं उन सब में प्रोटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस होता है। एंड इज बाउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो किस चीज से वो प्रोटोप्लाज्म घिरा हुआ होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसमें सेल वॉल होता भी है और नहीं भी होता है। ऑल सेल्स आर केमिकली एंड फंक्शनली सिमिलर। जितने भी सेल्स हैं वो सब केमिकली और क्या, फंक्शनली सिमिलर हैं। द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द टोटल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ इट्स सेल। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है कि जितने भी एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म की दिखती है वो सब टोटल एक्टिविटी उसके सेल की होती है। ये बात याद रखिएगा, यही है फंडामेंटल फीचर एक सेल का। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आप हेडिंग डालेंगे क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, अगर यहां तक आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अगला हम आप लोग हेडिंग डालेंगे, हम सभी लोग पढ़ेंगे अब क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है जिसमें सम एक्सेप्शंस वगैरह का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये है कुछ हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन। वायरस जो है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए वायरस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। क्यों भाई, बिकॉज वायरस आर ए सेलुलर। वायरस जो है वो क्या है, ए सेलुलर, बिना सेल का बना हुआ ये स्ट्रक्चर है। एंड डू नॉट हैव सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला कह रहा है सम ऑर्गेनिज्म हैव मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स सच एज राइजोपस। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल के अंदर में एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अनेकों न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन ये मल्टी न्यूक्लियस का बात कर रहा है कि एक सेल के अंदर में मल्टी न्यूक्लियस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल राइजोपस, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे राइजोपस। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा ये कह रहा है कि सम ऑर्गेनिज्म हैव मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स सच एज राइजोपस। ये भी क्या है, तो एक तरीके से एक्सेप्शन ही है। अगला जो है वो क्या है, तो प्रोटोजोअन्स एंड एल्गी दैट इज एसिटाबुलरिया हैव यूनिसेलुलर, डू नॉट डिवाइडेड इनटू टिपिकल सेल। है तो एक तरीके का यूनिसेलुलर, लेकिन एक सेल में ये डिफरेंशिएटेड नहीं है। उसी तरीके से बात करेंगे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का, तो इनके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, लेकिन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है क्या, सेल थ्योरी का। ठीक है, आरबीसी और सीव ट्यूब्स सेल्स जो हैं वो फंक्शन तो करते हैं लेकिन बिना न्यूक्लियस के। ठीक है, अगला हमारा ये कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म इज रिप्लेस्ड बाय नॉन लिविंग मटेरियल्स इन स्किन एंड कॉर्क सेल्स। स्किन और कॉर्क सेल्स में ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये रिप्लेस हो जाता है नॉन लिविंग मटेरियल से। ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान डिड नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड सेल फॉर्मेशन। इसके बारे में किसने बताया, सेल फॉर्मेशन के बारे में, तो रुडोल्फ वर्चू ने। इन दोनों ने इस चीज को नहीं बताया था, इसीलिए यहां लिखा हुआ है डिड नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड सेल फॉर्मेशन। और एक है विरोइड्स प्रायॉन्स आर आल्सो एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। वायरस के साथ साथ इसकी और दो प्रजातियां हैं। ठीक है, विरोइड्स और प्रायॉन्स, ये भी क्या है, तो सेल थ्योरी का क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं हम लोग। पहला इंपॉर्टेंस कह रहा है कि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज एग्जिस्ट अमॉन्ग ऑल लिविंग सेल्स। जितने भी लिविंग सेल्स हैं उन सब में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज का पता सेल थ्योरी से ही चला। ये पहला इंपॉर्टेंस है। ऑल सेल्स परफॉर्म सिमिलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितने भी सेल्स हैं वो सब सिमिलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। लाइफ तभी एग्जिस्ट करेगा जब क्या होगा, सेल के फॉर्म में होगा। ये कैसे पता चला, तो सेल थ्योरी से। ठीक है, लाइफ इज कंटिन्यूअस पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू सेल। लाइफ जो है वो क्या है, तो कंटिन्यूअस है। वो कैसे पास होता है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, वो भी कैसे, तो सेल से।
ऑल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम प्रीमिटिव सेल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब प्रीमिटिव सेल्स से ही इवॉल्व हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, दो पॉइंट्स और हैं, जरा ढंग से सुनिएगा, ठीक है। स्मॉलर सेल्स आर मोर एक्टिव बिकॉज दे हैव हायर सरफेस एरिया रिलेटिव टू वॉल्यूम which allow faster exchange of materials like oxygen, nutrients and paste। ठीक है, कह रहा है कि स्मॉलर सेल के पास, ठीक है, जितने भी स्मॉलर सेल्स हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, मोर एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास हायर सरफेस एरिया होती है रिलेटिव टू इट्स वॉल्यूम। लेकिन लार्जर सेल्स आर लेस इफिशिएंट बिकॉज as the size of cell increases, the surface volume ratio decreases, making it harder for material to move in and out quickly। Larger cell less efficient होता है। क्यों? तो उसका यहां जवाब लिखा हुआ है। आप अच्छे से ये दोनों स्टेटमेंट को याद रखिएगा, आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा क्या? एन ओवरव्यू ऑफ सेल। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। एन ओवरव्यू ऑफ सेल हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।